अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी मार्का कल होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ राबिते मुलाकातों का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। सिंध में हमने देखा कि आज खास हंगामा राई हुई सिंध असम्बली में। कहीं अगवा किए जाने की बातें हो रही हैं तो कहीं हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा चलने के खदशात भी अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ओपन बैलेटिंग के तरीक़ाकार के हवाले से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि वक्त कम होने की वजह से तरीक़ाकार बदला नहीं जाएगा और सेनेट इलेक्शन पुराने तरीक़ाकार से ही होंगे, यानी कि कहा गया है कि खुफिया बैलेटिंग ही होगी। बहरहाल हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। खासकर इस्लामाबाद के इलेक्शन को लेकर हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि जीत हमारी होगी। कल के इलेक्शन पर सबकी नजरें हैं कि आखिर कल होगा क्या। आज हम भी जरा प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कल आखिर क्या होने जा रहा है और साथ ही साथ जो नंबर गेम है वो किसके हक में है। और इलेक्शन कमीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि इंतखाब में शफाफियत हो, तो क्या इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाएगा? बहुत सारे इससे जुड़े सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जियाकार मोहसिन जमील बेग साहब। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे आपकी तरफ आऊंगी। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो जाहिर वाज़े किया गया है कि चूंकि वक्त कम है तरीक़ाकार बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब सबकी नजरें एहतशाम साहब कल पर हैं कि आखिर होगा क्या। आपको क्या लगता है, पूरी जो इस वक्त सिनेरियो हमारे सामने है, आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि क्या होने जा रहा है? देखिए सोनिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल का दिन बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और हम देख रहे हैं कि सियासी और गैर सियासी हल्के जो है ना वो कल के इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। और इसी तरह ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर से भी जो खबरें आ रही हैं वो भी बिल्कुल सारा फोकस उन पे है। अब देखें, दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। पहली तो बात, जिस तरह जिक्र किया आपने, 226 आर्टिकल के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी खुफिया वोटिंग होगी। उसके बाद से फिर ये है कि 218 के तहत उन्होंने डायरेक्ट किया, आर्टिकल 218 के तहत कि जी आप शफाफ इलेक्शन कराएं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जी ये हमेशा के लिए वोट खुफिया रखा नहीं जा सकता, काबिल शनाख्त होना चाहिए। शाइक उस्मानी साहब साबिक जज हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इसको खुफिया ना रखा गया तो फिर ये कहते हैं मकसदी फौत हो जाएगा इलेक्शन का। अब देखें, फॉरन अगेंस्ट ओपिनियन है। जिस तरीके से अटर्नी जनरल कहते हैं जी फैसला जो है ना वो बिल्कुल हमारे हक में है, एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि नहीं, जीत जो है ना इलेक्शन कमीशन की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, इलेक्शन अपनी जगह पे हो रहा है, इसकी अहमियत जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की अहमियत बहुत से हवालों से तो अपनी जगह हमेशा ही रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद का इलेक्शन होने जा रहा है ना, इसने आयु समझ लें कि मेला लूट लिया। अब लोग बातें कर रहे हैं कि जी क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है, क्या लोग ये बात कर रहे हैं कि जी बाजी पलटने का वक्त आ गया है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। कौन क्या करने जा रहा है, अब आज सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं, ज़्यादा हम देख रहे हैं भूचाल जो है वो पीटीआई के हल्कों में आया हुआ है। और जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं पीडीएम वाले, वो बड़े चालाक लोग हैं, उन्होंने अनरफ्त हुकूमत को कर दिया है। अब कल के हवाले से हम देख रहे हैं सब लोग, मुझे जाती तौर पे लगता है कि बज़ाहिर लोग कहते हैं 50-50 है, लेकिन चांसेस हैं, लेकिन जिस तरीके से MQM, उसके बाद आप देख लें PMLQ, और फिर आप देख लें कि बाकी इनके जो साथी हैं GDA के, वो तो साथ दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खाने पे भी बुलाया, और बिलाल भुट्टो साहब भी खाने खिला रहे हैं लोगों को। सब तरफ से राबिते तेज हो रहे हैं। अब तो ये तो कल ही पता चलेगा कि होगा क्या। ठीक है, सीनियर तर्जियाकार मोहसिन जमील बेग साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब, आज जाहिर है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाजे किया गया है कि चूंकि वक्त कम है और तरीकाकार बदला नहीं जा सकता, अब जाहिर है सबकी नजरें कल पर हैं कि आखिर होगा क्या। और जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन सबसे दिलचस्प होगा और जाहिर है सबकी नजरें उस पर हैं, आप क्या कहते हैं? अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, कल सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल जारी करने के बाद जो अपना मौकफ अपनाया कि सीक्रेट बैलेटिंग से ही हो सकता है, तो नेचुरली उनका मौकफ ही सुना गया। और जब शेड्यूल जारी कर दिया जाए तो मिडल ऑफ द गेम आप उसके रूल्स चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये उस पुराने शेड्यूल के तहत सीक्रेट बैलेट ही होगा। एक
सही। अब जहां तक बात है इस्लामाबाद के इलेक्शन की, यूसुफ रजा गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, देखना यह है कि आया पीडीएम ने और खासकर जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को यहाँ पे लॉन्च क्यों किया। ये एक सेनेट की सीट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर एक थॉट प्रोसेस था जिसके तहत उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मौलाना साहब को और जितनी भी पीडीएम में बड़ी जमातें और छोटी जमातें, उनको ये बावर करवाया कि आप रिजाइन मत कीजिए, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, बाई इलेक्शन में भी और सेनेट के इलेक्शन में भी, और पार्लियामान में वापस आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मूव है उनकी यूसुफ रजा गिलानी वाली, अगर नंबर गेम नेचुरली गवर्नमेंट के पास ज्यादा है, पीडीएम और अपोजिशन के पास कम है, लेकिन अगर ये गेम जरदारी साहब हारते हैं तो उनका तो सारा मौकफ जो पीडीएम में उन्होंने पेश किया कि पार्लियामान में आइए, रिजाइन मत कीजिए, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये गेम मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हारने के लिए तो खड़ा नहीं किया। नेचुरली उनका कोई होमवर्क होगा, उसके पीछे कोई बैकडोर राब्ते भी होंगे। बिल्कुल। लेकिन कल से ये इत्ला जरूर है, शाम साहब जैसे अभी कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, मेरे ख्याल में न्यूट्रल नहीं है। और गवर्नमेंट की जो पैनिक है वो बता रही है कि मतलब हर सूरत में मैंने सवाल छोड़ा था कि क्या न्यूट्रल हो गई है। नहीं, ये कल से शाम साहब ये लग रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फोन करके इनको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत मुतहरक हो गई है, जरदारी साहब को भी बताया। तो मकसद ये है कि अगर तो ये न्यूट्रल गेम होती तो डेफिनेटली जो इनका होमवर्क था पीडीएम का और जरदारी साहब का, वो कहीं ना कहीं जाके अपना काम दिखाता। और जहां तक आपने कहा एमक्यूएम और इत्तेहादी काफ लीग, देखिए इनका जो इलाहाक और जो इत्तेहाद था वो प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए था, सेनेट के वोट के लिए कहीं कोई मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वहां वो आजाद है। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी ना किसी ने होमवर्क किया हुआ उसमें। लेकिन एहतशाम साहब अभी जिस तरीके से बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब भी, आपको भी लगता है कि जरदारी साहब ने अपने इतने हैवी वेट कैंडिडेट को ऐसे ही नहीं उतार दिया, कहीं ना कहीं से यकीन दहानियां मिली हैं? भी अंदर की कहानियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दोस्तियां भी इनकी बड़ी हैं, जरदारी साहब से भी दोस्ती है और सियासतदानों से भी है। ज़ाहिर है मिलना जुलना आपका मेरा काम, उनका काम यही होता है, गुन सुन लें क्या हो रहा है। लेकिन बेग साहब मुझे जो दो चीज़ें समझ आ रही हैं वो सबसे बड़ी उस पर एक चीज़ है कि जिस तरीके से हफीज़ शेख की बात हो रही है, देखिए हफीज़ शेख का अब बाजी पलट जाए, यू नेवर नो। जिस तरह बहुत सारे लोग ओपनली, 3 बंदे जिस तरीके से पीटीआई के सिंध के कहते हैं हमने नहीं देना, और उन्होंने पीटीआई के इल्ज़ाम को रद्द किया कि जी हमें अगवा किया गया। फिर अहमद लियाकत का कहना जी मैं वोट नहीं दूंगा, और इस तरह और लोग भी हैं। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट पैदा कर सकता है, क्योंकि हफीज़ शेख एक आदमी नहीं है। जिस तरीके से लाया गया वर्ल्ड बैंक, IMF, फिर अमेरिका, आपको पता है वो कहते हैं कि IMF हमेशा जो लेके आता है प्रोग्राम अपना, वो स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है पाकिस्तान को लोन देने का। फिर उसके पीछे आप देख लें पूरी यूरोपियन यूनियन, बायलैटरल क्रेडिटर सारे, लिहाजा वो कहते हैं जी अफोर्ड नहीं कर सकते हफीज़ शेख साहब का इस स्टेज पे उनका हार जाना। इस हवाले से लोग कह रहे हैं कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत मुतर्रिक है कि इनको बचा लिया जाए। बाकी मामलों में कहते हैं कि जी साढ़े तेना रहना, मतलब है ठीक है, अगर कोई मार सकता है, किसी को मार ले, हटा सकता है तो हटा ले। उसमें बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि बुज़दार के वाले से, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी लोग तंग भी हैं, परेशान भी हैं। उधर से चौधरी ने जो गेम बनाई है वो भी बहुत ऊँची है। आप मुझसे ज़्यादा बेग साहब जानते हैं, जब स्पीकर का इलेक्शन था परवेज़ इलाही का, 16 वोट उनको ज़्यादा मिले थे और लोग परेशान हैं आज तक कैसे मिले। और फिर वही 16 वोट जब चीफ मिनिस्टर का वक्त आया इलेक्शन का, उस सारे के सारे गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों का ख्याल है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए। और फिर दूसरा जो आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, ये सियासी तौर पे क्या उन्होंने बहुत बड़ा दाव खेला है आपके ख्याल में सियासी तौर पे? ये तो अब लाइफ एंड डेथ की बात है सियासी तौर पे उनकी, कि अगर वो कामयाब नहीं होते। एक तो पीडीएम में, और जिस तरीके से फर्दर आपने देखा, पहले तो ओपनली कहना शुरू कर दिया था लोगों ने, जिसमें शायद अपने हमारे जो हैं अब्बासी साहब, खकान अब्बासी साहब, उन्होंने कह दिया था जी ये आप छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को कहा आप यहाँ से इस इत्तेहाद से निकल जाएं। अब इनके लिए क्या मुश्किल होगा अगर ये गेम नहीं बनती। अब जिस तरीके से आपने देखा 12 बंदे अनइलेक्टेड हो गए, जीत के आ गए पंजाब से। मरियम साहबा मान रही हैं, कहती है जी मुझ पे दबाव था कि जी मैं खामोश हो जाऊं तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती। मतलब है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बेग साहब किसी ने अपना गेम प्लान सामने रखा हुआ है। इस गेम प्लान को सामने रखते हुए फिर आइंदा का सिनेरियो जो है सियासी तौर पे आपको क्या लगता है क्या बनेगा?
देखिए श्याम साहब, बेसिकली जरदारी साहब चेस गेम खेलते हैं। ये एक मूव जो है वो आगे जाके शाह को मात कर सकती है। बेसिकली ये खाली सिंपल एक सीट नहीं है या चेयरमैन सेनेट बनना जो है वो मकसद नहीं है। जहां तक आपने बात की पंजाब की, तो पंजाब में बिल्कुल मरियम बीबी ने ठीक कहा, उसमें भी जरदारी साहब का एक रोल है कि अनअपोज कैसे करवा लिया जाए, क्योंकि चौधरी जो हैं वो ये चाहते थे। और अगर फर्ज करें सेंटर में गेम चेंज या ये इलेक्शन जीतते हैं यूसुफ साहब, तो सबसे पहले जो चेंज आएगी अगर आई तो वो पंजाब होगा। और पंजाब इस वक्त क्योंकि ना नून लीग के पास है ना पीपल्स पार्टी के पास है, तो पंजाब में अगर चौधरीज आते हैं तो वो सबको सूट करते हैं। और पंजाब में जो फैसला करवाया गया अनअपोज का, वो चौधरी साहिबान के लिए करवाया गया, जिसकी वजह से मरियम बीबी ने कहा कि मेरे लिए मुश्किल था। तो अब आ जाते हैं कि आया ये जो गेम है ये आगे चल के हफीज शेख साहब के हक में जाती है ये नहीं। देखिए एक बात क्लियर ज़हन में रखिए शाम साहब, ये हफीज शेख साहब इमरान खान साहब के कैंडिडेट नहीं है, ये आपको ज़हन में होना चाहिए। और ना ही उन्होंने, इमरान खान साहब ने इनको दुबई से बुलाया था कि आप मेरे फाइनेंस के एडवाइजर होंगे, ये चॉइस किसी और की थी। तो अब वो हल्के शायद ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है उनके एमपीज में और एमएनएस में, वो ये समझते हैं कि हम हफीज शेख को वोट क्यों दें। ना तो वो पाकिस्तान में रहते हैं, ना उनका कोई यहाँ पे सियासी असर रसूख है। वो जैसे ही गवर्नमेंट से निकलते हैं राइट अवे द नेक्स्ट फ्लाइट ही इज इन दुबई, ही लिव्स इन दुबई, ही डू बिजनेस इन दुबई। तो आम आदमी बहुत बड़े हिंदू कारोबारी बिजनेसमैन का वो एक फंड मैनेज करते हैं वहां बैठ के। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है श्याम साहब, जो इकोनॉमी के साथ हुआ, जो इन्फ्लेशन बढ़ा, जो बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरीके से हफीज शेख साहब की जो पॉलिसीज थी, उससे हर शख्स परेशान है। तो एमएनएस भी परेशान है, एमपीज भी परेशान है। वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से शायद हम अगला इलेक्शन ना जीत पाए, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी उसमें अवाम में बहुत रिजेंटमेंट है। लोग समझते हैं कि हमारा बिजली में, गैस में, पेट्रोल में, सब चीजों में, तो वो पॉलिसीज जो है वो कॉस्ट कर रही है पीटीआई गवर्नमेंट को भी और एमएनएस को भी। तो उस वजह से वो ये समझते हैं कि इस शख्स को, लेकिन मैंने आपको कहा ये चॉइस किसी और की थी, हफीज शेख साहब। लेकिन अगले सिनेरियो में आपके ख्याल में सबसे ज्यादा परेशान कुन बात किसके लिए हो सकती है? ये इमरान खान साहब के लिए हो सकती है, जो आगे चल के कुछ जो बाजार लगता होने जा रहा है? देखिए शाम साहब, अगर तो ये इलेक्शन फर्ज करें कोई अपसेट हो जाता है और यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, तो नेचुरली गवर्नमेंट के लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना बुरा होगा कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब इस इम्पैक्ट से निकल पाएंगे। तो अगर तो वो 19-20 से जीत भी जाते हैं तो पीडीएम जो है वो लामहला अपने सेकंड प्लान पे चली जाएगी, धरना, और आगे नेचुरली वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। और खान साहब के पास कोई तरीका नहीं है कि आई हेट टू इंटरप्ट यू, इसमें लोग जो आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में फैसला आ गया, तो ओपोजिशन ने कहा जी आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगले सेटअप में जिस तरीके से हफीज शेख साहब अगर फ़र्ज़ करें नहीं जीतते, तो वो कहते हैं कि जी वो मजबूर करेंगे ओपोजिशन वाले प्राइम मिनिस्टर अपना क्या कहते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कि वो इमरान खान साहब से कहें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आपके ख्याल में वो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी? या जो लोग कहते हैं कि जी दो सिनेरियो हो रहे हैं कि जी वो खुद भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं या समझियाँ भी जो है बर्खास्त कर सकते हैं। देखिए जी, अगर पहली बात पे जाएं शाम साहब, तो अगर तो यूसुफ साहब जीत जाते हैं तो नेचुरली दैट लीड्स टू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि इमीडिएटली दे विल गो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जी लें, अदरवाइज नंबर पूरे नहीं है, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जहां तक आरिफ अलवी साहब की बात है, उन्होंने रेफरेंस भिजवाया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को इतना डिले नहीं करना चाहिए था, ये ओपन एंड शट केस था, आपको इसमें कुछ हो नहीं सकता था, आपको वापस भेजने। लेकिन उन्होंने एक वहां पे सबको बुला लिया और रोज एक जो है वो मीडिया के अंदर भी एक रुझान पैदा किया। तो देखना यह है कि आरिफ अलवी साहब से रिजाइन अपोजिशन को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी मूव है ये डिसाइड करेगी फ्यूचर कोर्स को। और ये मेरे ज़हन में एक और बात भी है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि जरदारी साहब ने ये गेम एक्चुअली अपने लिए खेली है। अगर वो समझते हैं कि मैं इमरान खान को इन हाउस नॉकआउट कर लेता हूं
तो नेचुरली जो अगले 2 साल हैं उसके लिए तो एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए ना जी। सही। तो इन हाउस अगर सारे लोग जैसे अब सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट जरदारी साहब ने अपने लिए भी इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पीडीएम को तो उन्होंने ये बावर कराया, दिस इज द वे टू नॉक हिम डाउन। अगर जलसे जुलूस से तो ये निकलने वाले हैं नहीं। तो अगर वो, मैं नहीं समझता कि वो अपने मौके, ये गेम वो अगर हारते हैं तो उनकी तो सारी नफी हो जाएगी। अब देखना ये है कि जिस मूव की आप बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की जानिब से, उसमें वो कामयाब होते या नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोहसिन बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हवाले से तो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन सर आपको क्या लगता है अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो इसको फिर क्या समझा जाए कि लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया, सियासी वाबस्तगियां रही, या फिर इसको हॉर्स ट्रेडिंग समझा जाए? क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं अगर नंबर गेम को देखा जाए तो। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौमी असेंबली है, एमएनएज हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पैसा नहीं चल सकता। बिल्कुल ये हो सकता है एक आध आदमी का हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी एमएनएज हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स को सिक्योर करना है। पीटीआई का उनको शायद फ्यूचर नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट सिनेरियो में, इसलिए वो अपनी अलाइनमेंट बना रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सिक्योर करने के लिए। तो ये एक बात। और बाकी जमीर तो आई डोंट नो, ये मुझे आज तक वैसे ये शायद एहतशाम साहब को पता हो, ये जमीर पता नहीं इन्होंने किस चीज का नाम रखा हुआ है, वो मैंने ढूंढा डिक्शनरी में। ये कोई और चीज है, वो जमीर ये जो आप और मैं समझ रही। सही। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में, जैसे कि नवाज शरीफ साहब और कल इसहाक डार और फिर मरियम बीबी ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से एक्टिव हो गई है, तो अगर ये लोग हारते हैं सेनेट का इलेक्शन, यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी लाइन फिर वापस उसी नेच पे आ जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो कि बहुत दिनों से सिनेरियो रुक गया था। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे कहते हैं नाम ना लो, तो मैं इनका नाम ना लूं तो किसका लूं। तो वो भी देखना है कि आया कितनी ये हद तक ये इलेक्शन जो है वो डैमेज करता है या बेनिफिट करता है। सही। तो मोहसिन बेग साहब, ये जो फिर पीडीएम की पूरी तहरीक है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अगर यूसुफ रजा गिलानी हार जाते हैं तो आपको लगता है तो फिर हुकूमत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि हमारे साथ तो लोग मौजूद हैं हमारे? देखिए, लोगों को मौजूदगी पीडीएम से फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम अपने सेकंड प्लान बी पे चली जाएगी और वही धरना और वही जलसा जुलूस। एक्चुअली तो हमें मुल्क में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए और मुल्क में जो बिजनेस है, इकोनॉमी है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि जलसे जुलूसों में इकोनॉमी फ्लोरिश करे। तो जितना आप इसको काम डाउन करेंगे वो मुल्क के आज के हालात के लिए बेहतर है। तो वो तो मुझे लगता है पीडीएम वाले अपने प्लान बी पे जाके वही 26 मार्च को। लेकिन साहब, आप नहीं समझते कि जब फर्ज करें जिस तरीके से जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो अब किसी की गेम खेल रहे हैं या किसी के ज़ेरे असर आ चुके हैं, तो वो बड़ी हद तक तो उन्होंने पीडीएम को न्यूट्रलाइज कर दिया और जिस तरीके से इनके खिलाफ आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में